विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट 2 पेपर 1 की चर्चा कर रहे थे और इसमें हम प्राकल्पना के बारे में बात कर रहे थे। और हमने पिछले व्याख्यान में प्राकल्पना क्या होती है और एक अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में बात की थी। और आज हम प्राकल्पना का महत्व देखेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस देखेंगे और साथ साथ प्राकल्पना बनाने में आने वाली कठिनाइयाँ देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये प्रारंभ करने के पहले हम एक बार और देखते हैं कि प्राकल्पना होती क्या है। तो एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण होता है जिसकी सत्यता की परीक्षा की जानी है, या एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है, प्रीपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना है। यह हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, यानी सिर्फ हमने एक अनुमान लगाया है, हमने कल्पना की है और उसके आधार पर हम अपनी शोध प्रारंभ करना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्राकल्पना का महत्व या इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, और प्राकल्पना के क्या महत्व हैं, हमें क्यों बनानी होती है प्राकल्पना, और शोध प्रारंभ करने के पहले प्राकल्पना बनानी क्यों अनिवार्य है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं हमें प्राकल्पना बनाने में, ये सारी चर्चा हम आज करेंगे। तो अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। मैक्स वेबर का मत है कि प्राकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक अन्वेषण या गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। एक प्राकल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं, और अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना के निर्माण एक केंद्रीय चरण होता है। कोहेन अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड में कह रहे हैं कि एक प्राकल्पना का प्रकार्य हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के लिए पथ प्रदर्शन करता है। तो अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक जाता है, और इसी के द्वारा यह सत्य और असत्य की पुष्टि करता है कि क्या चीज़ सत्य है और क्या असत्य है। ये पुष्टि भी प्राकल्पना द्वारा की जाती है एवं विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। तो प्राकल्पना की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इनकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पना हमको हमारे अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करती है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ गोल ऑफ द स्टडी कर रही है प्राकल्पना, और यह हमें किसकी खोज करनी है ये बता रही है। तो अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा कर सकते हैं। यानी प्राकल्पनाएं हमें यह बताती हैं कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक हैं तथा कौन से निरर्थक हैं। तो प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित तथा विचारहीन भटकाव की भांति होता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी करती है। प्रोवाइडिंग सूटेबल डायरेक्शंस हम कह सकते हैं, हाइपोथेसिस इज प्रोवाइडिंग सूटेबल डायरेक्शंस। इसे इधर उधर भटकने से, शोधकर्ता को इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है और प्राकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ले जाती है। पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करना बताया है। और उनके अनुसार ये है कि बाद में इसे हम अप्रासंगिक तथ्य अगर हम छोड़ देते हैं तो यह सिद्ध की जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में भी प्राकल्पना का उपयोग किया जाता है, यानी रेस्ट्रिक्शन ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी भी हम कर सकते हैं। तो प्राकल्पना हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयत्न करते हैं। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। या हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए ये संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करे। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए सीमित किया जाए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यह अध्ययन में निश्चितता लाने का भी काम कर रही है और साथ साथ तथ्यों के संकलन में भी सहायक है। हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ डेटा और फैक्ट्स हम कह सकते हैं। तो प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने के लिए भी प्रेरित कर रही है
और प्राकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है और वास्तव में महत्वपूर्ण तथा लाभकारी तथ्य उसकी दृष्टि से छूट जाते हैं। फिर ये निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होती है हाइपोथेसिस, हेल्पिंग इन ड्राइंग कंक्लूजन्स भी होती है। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य हैं अथवा असत्य। इसके साथ साथ सिद्धांतों का निर्माण करने में भी ये महत्वपूर्ण होती हैं। एक सिद्धांत तथा एक प्राकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा से अधिक होता है, क्योंकि जब हम प्राकल्पना सत्य सिद्ध करते हैं तो ये स्थापित हो जाती है और एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है हाइपोथेसिस की, प्राकल्पना का क्या महत्व है, और अब हम देखेंगे कि प्राकल्पना निर्माण में क्या क्या समस्याएं आती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की हम चर्चा करेंगे। प्राकल्पना की रचना करना कोई सरल कार्य नहीं है। वैज्ञानिक शोध का सबसे कठिन चरण ही एक उपयोगी तथा परीक्षण योग्य प्राकल्पना का निर्माण करना है। सामान्यतया एक विद्यार्थी शोध के किसी विषय को ही प्राकल्पना समझ बैठता है। वह शोध के विषय तथा शोध की प्राकल्पना में अंतर नहीं कर पाता। कुछ शोधकर्ता पुराने अध्ययनों को ही अपने अध्ययन का आधार बनाकर शोध कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तो वे पुराने अध्ययनों के निष्कर्षों का मात्र परीक्षण करने में ही सक्षम होते हैं। ऐसे अध्ययन नवीन ज्ञान में वृद्धि नहीं कर पाते। तो किसी क्षेत्र में कितने लोग टीबी की बीमारी से ग्रस्त हैं जैसे विषय केवल यह बता पाते हैं कि हमें किन तथ्यों को एकत्रित करना है, किंतु ऐसी प्राकल्पनाएं अत्यंत निम्न स्तर की होती हैं। ऐसे अध्ययन मात्र तथ्यों में वृद्धि करते हैं। तो गुडे एंड हट अपनी बुक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में एक उपयोगी प्राकल्पना के निर्माण में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों की बात कर रहे हैं, और वे बता रहे हैं कि एक स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचे का अभाव होता है इसके अंदर, और सैद्धांतिक ढांचे को तार्किक ढंग से प्रयोग करने की क्षमता का अभाव होता है, और उपलब्ध शोध विधियों के संबंध में ज्ञान का अभाव होता है। ये मुख्य रूप से हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं एक प्राकल्पना के निर्माण करने में। किंतु सिद्धांत के आधार पर प्राकल्पना की रचना करना एक कठिन कार्य होता है। यदि किसी विज्ञान में पर्याप्त सिद्धांतों का ही विकास नहीं हुआ है, तब सिद्धांतों के आधार पर प्राकल्पना रचना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो सामाजिक विज्ञानों में, विशेषतः समाजशास्त्र में अभी बहुत कम सैद्धांतिक विकास हो पाया है। किसी विज्ञान में सैद्धांतिक ढांचा तो उपलब्ध हो, किंतु यदि शोधार्थी उसका समुचित प्रयोग करने में सक्षम अथवा असमर्थ हो, तब भी उपयोगी प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो सिद्धांतों से प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए निगमात्मक प्रक्रिया को अपनाना होता है, और इसके लिए तार्किक प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है, और इस ज्ञान के अभाव में तर्क संगतिपूर्ण प्राकल्पना की रचना कठिन हो जाती है। प्राकल्पना निर्माण के लिए सैद्धांतिक ढांचे का ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि शोध की उपलब्ध विधियों से संबंध में भी ज्ञान होना चाहिए, जिसके आधार पर प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सके। कई बार किसी प्राकल्पना में समुचित परीक्षण के लिए विधियां ही उपलब्ध नहीं होती, या कभी कभी शोधार्थी को उनके प्रयोग के विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। ये सभी स्थितियां एक उपयोगी प्राकल्पना के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती हैं। और कुछ और समस्याएं हैं जिनकी भी हमें यहाँ चर्चा करनी होगी, जिसमें मुख्य रूप से घटनाओं की परिवर्तनशीलता, यानी सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं, तीव्र परिवर्तनशील होती हैं। इसके साथ साथ शोधकर्ता की अभिनति या वो बायस्ड हो जाता है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर समूह केंद्रितता का भाव भी उसके लिए परेशानी करता है, यानी शोधकर्ता पर अपने समूह के प्रति भेदभाव के भी आरोप लगते हैं, और वह अपनी जाति, अपने समूह अथवा अपने अन्य समूहों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो समूह केंद्रितता की भावना भी पक्षपात रहित प्राकल्पना निर्माण में कठिनाई उत्पन्न करती है। एक उपयोगी प्राकल्पना निर्माण करते समय शोधकर्ता को कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे शोधकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए, नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन होना चाहिए, सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान होना चाहिए। यदि शोधकर्ता ये तीनों विशेषताएं पर ध्यान रखेगा, तब वह एक उपयोगी प्राकल्पना की रचना करने में सफल हो जाएगा।
तो इसी के साथ हम सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा ज्ञान उसके शोध की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।